सेवा जब हम कहते हैं तो ये सेवा से मतलब होता है कुछ कार्य करना है, चाहे वो हम शरीर से करें, चाहे हम मस्तिष्क से करें, मन से। तो सेवा हर हमेशा दूसरे की जाती है। और सेवा दो प्रकार की होती है, स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थपूर्ण। मतलब निस्वार्थ तो वो है जैसे कोई माता पिता की करता है, वृद्धों की करता है। स्वार्थपूर्ण है जिसके बदले उसको कुछ प्राप्ति होती है। तो सरकारी सेवक को शासन से, राजकोष से वेतन मिलता है, ठीक। तो जब वेतन मिलता है तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता है। जो पैसा देता है उसके बनाए गए नियम कायदे कानूनों के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जैसे हम अगर किसी रिक्शे वाले को तय करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि इधर से चलो, ऐसे चलो, है ना, क्योंकि उसके साथ उतनी पीरियड के लिए हमारा मास्टर एंड सर्वेंट का संबंध रहता है रिक्शे वाले के साथ। तो अब सरकारी सेवकों की जो सेवा करते हैं वो सरकारी सेवक है। सेवा को हम कई भागों में बांट सकते हैं, राजकीय सेवा, प्राइवेट सेवा, है ना, असंगठित सेवा। राजकीय सेवा है केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा की, और एक ऑटोनोमस बॉडीज़ के जो राज्यों के निगम हैं वो निगमों के कर्मचारी, और भारत सरकार की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके, और जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके, और जो जैसे पावर कॉरपोरेशन है, जल निगम है, जल संस्थान है, मतलब जिन निगमों की स्थापना सरकार ने कर रखी है, ठीक। और ये ऑटोनोमस बॉडीज हो गई। और एक हुआ असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, आप जैसे ढाबे को पर कोई काम कर रहा है, आज किसी मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा है, कल को दूसरी जगह काम कर रहा है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, है ना, और राज मिस्त्री हैं, वो असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र और जो प्राइवेट का संगठित क्षेत्र है, जो प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी हैं, 10 से ज़्यादा कर्मचारी जहाँ काम करते हैं, वो सब श्रमिक नियमों से बंधे हुए होते हैं। उनके लिए श्रमिक नियम चलते हैं, श्रम कानून उनके लिए चलते हैं। अब बात आई सरकारी सेवक रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये हॉल, है ना, ये संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हमको ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स की, है ना, मानव संसाधन की, उसमें काम करने वाले लोग। तीसरा हमको ज़रूरत पड़ती है साधनों की। साधन जो साइंस टेक्नोलॉजी वाले भी हो सकते हैं, अन्य साधन भी हो सकते हैं। जैसे इसमें साइंस टेक्नोलॉजी की बिजली आ रही है, माइक लगा हुआ है ना, तो प्रोजेक्टर है, इनकी हमको आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कोई बस चलती है तो बस हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स हो गया ड्राइवर, कंडक्टर, है ना। फिर साधन में हम उसका डीजल मान सकते हैं कि डीजल से चलती है, हवा, टायरों में हवा चाहिए। बस कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर ड्राइवर और कंडक्टर सही नहीं है तो फिर दुर्घटना होने का और एक अच्छी कुशल सेवा नहीं हो सकती। तो पहले बहुत जब शुरुआती उसमें जब राज्य था तो राज्य के बहुत सीमित कर्तव्य थे, केवल राज्य के कर्मचारी, वो राज्य के नागरिकों की रक्षा करना, है ना, दुश्मन देशों से, पड़ोसी देशों से रक्षा करना, और अंदर की एक सामान्य व्यवस्था बनाए रखना कि अपराध न हो, हत्याएं न हो, चोरी न हो। तो सीमित कार्य था। फिर ये चलता रहा, राजा सिस्टम चलता रहा बहुत साल तक। तो राजा का काम केवल इतना ही होता था कि सज्जन लोगों की रक्षा करना और दुष्ट लोगों को दंड देना। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही भगवान ने भी कहा है गीता में कि मेरा काम ही यही है। तो राजा को भी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। फिर आया कंपनी राज। कंपनी राज वो व्यापार करने वाले लोग थे, कंपनी राज ना, तो उनका काम था भारत से अधिक धन कमा के ले जाना, और इसके लिए उन्होंने फिर कर्मचारी रखे थे जो मदद करें उनकी। फिर आया ब्रिटिश राज। कंपनी राज खत्म होने के बाद जब ब्रिटिश राज आया तो उसमें भी जो पूरी जो सत्ता चलती थी वो ब्रिटेन के राजा के हितों को ध्यान में रख के चलती थी, है ना। जैसे यहाँ काठगोदाम स्टेशन बना कि ऊपर से जितनी लकड़ी हो
वो लाई जाए, एक जगह पर गोदाम बनाया जाए, फिर रेल बिछाई उन्होंने, फिर वो लकड़ियाँ गई और अंत में जो भी धन की प्राप्ति हुई वो सब इंग्लैंड भेजा जाना है। तो भारतीयों पर बहुत ज्यादतियाँ हुई। तो फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन ये हुआ कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उन दिनों ये कंसेप्ट आया कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो हम अपने नागरिकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पहले गुलामी की बात थी, अब उनकी एक पहचान वाली बात हुई। तो नागरिकता ये कानूनी बिल्कुल बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं नागरिकों को। तो फिर सिटीजन सेंट्रिक हो गया। जो संविधान जो बना वो जो है उसमें नागरिकों को ही प्रमुखता दी गई। अब देश जो चलता है नागरिकों के लिए, हित के लिए चलता है ना। देश किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित के लिए नहीं चलता, देश सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए नहीं चलता, देश चलता है नागरिकों के हित के लिए। सारे कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। इसको देखते हुए संविधान में भी प्रमुखता दी गई कि कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाए ताकि वो निष्पक्ष और निर्भीक होके और बहुत मेहनत से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, वो भय में न रहें। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अभी चर्चा हो रही थी। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन है? मंत्री लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, वो सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ये जो है इसमें सारे अधिकारी और कर्मचारी वो शामिल होते हैं। ठीक, तो संविधान में व्यवस्था रखी गई कि जो है अगर हम राज्य सेवा की बात करें तो आर्टिकल 154 जिसका अभी जिक्र किया, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें लिखा है कि गवर्नर के नाम से सारे कार्य होंगे और गवर्नर उनका संपादन या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर संविधान में ही जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा करेंगे, यहाँ पे संविधान में स्थान मिला राज्य कर्मचारियों को। राज्य कर्मचारी कौन है? राज्य कर्मचारी वो हैं, सरकारी सेवक वो है जिसको राजकोष से वेतन मिलता है। बहुत सीधी सी पहचान है, जिसको ट्रेजरी से वेतन मिलता है ना। ट्रेजरी से पैसा चला जाता है आपके बैंक के खाते में, हर महीने की 30 तारीख को चला जाता है। ठीक, तो जिसको सरकारी खजाने से वेतन मिलता है वो जो है सरकारी कर्मचारी, एक मोटी सी पहचान है। और सरकारी कर्मचारियों के कई प्रकार के वर्ग हैं, पहचान है सरकारी कर्मचारियों कई प्रकार के, स्थायी अस्थायी, है ना। पहले अस्थायी होते हैं, फिर स्थायी होते हैं। अस्थायी में नियमित नियुक्ति वाले, यहाँ जो बात हो रही है नियमित नियुक्ति वालों की बात हो रही है। कार्य करने के लिए कुछ आउटसोर्स से भी लिए जाते हैं, जैसे उपनल से लिए जाते हैं, जैसे दैनिक वेतनभोगी लिए जाते हैं, जैसे वर्क चार्ज वाले होते हैं, है ना। जैसे वन विभाग में बिल्कुल सीजनल हैं, प्लांटेशन के दौरान लिए गए। तो यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है संविधान में, क्योंकि उनको जो है राजकोष से वेतन सीधे उनके खाते में नहीं जाता है। तो यहाँ बात हो रही है उन नियमित कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली के अनुसार चयनित हुए हैं अथवा कोई रेगुलराइज हुए हैं। पहले वो चाहे कुछ समय तक वैसे संविदा पर कार्य कर रहे थे पर रेगुलराइजेशन हो गया है, या मृतक आश्रित हैं, तो ये सब रेगुलर हैं, इनकी बात हो रही। पहले अस्थायी होंगे, फिर जब पद स्थायी हो जाएगा फिर क्रम से वो कर्मचारी स्थायी होंगे। स्थायी का मतलब ये होता है, कुछ लोगों को बड़ा गलत कंसेप्ट है कि स्थायी का मतलब होता है कि उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, वो परमानेंट हो गया, बिल्कुल फेविकोल लग गया उस पर। ऐसा नहीं है। स्थायी का मतलब ये होता है कि वो 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा, रिटायरमेंट की जो एज है वहाँ तक वो कार्य करेगा, जब तक कि वो खुद रिजाइन न दे दे, उसको किसी अनुशासनिक कार्रवाई के उस पर निकाल न दिया जाए, या 50 साल के बाद उसको कंपलसरी रिटायर न कर दिया जाए, या वो स्वयं जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ले, तब तक
अगर ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं तो वो 60 साल तक काम करता रहेगा। जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उन पदों की हर साल 28 फरवरी तक जो है बढ़ाया जाता है कार्यकाल। वो सरकार और विभागाध्यक्ष के बीच का पत्र व्यवहार है, आप लोगों को पता नहीं चलता है उसका, पर वो पद जो है हर साल 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाए जाते हैं। तो स्थायी होने पे ये है कि हाँ पद स्थायी हो गया है, अब निश्चिंता है कि 28 साल तक नहीं 60 साल तक हम कार्य करते रहें। तो स्थायी अस्थायी एक वर्गीकरण और है, राजपत्रित अराजपत्रित, है ना। राजपत्रित पद वो है जिसकी सेवा नियमावली में लिखा हुआ है कि ये पद राजपत्रित है, जिसकी सेवा नियमावली में नहीं लिखा है तो वह अराजपत्रित पद है। ठीक है, राजपत्रित होने का परिणाम ये होता है कि जो पद राजपत्रित है उस राजपत्रित पद पर जो व्यक्ति नियुक्त है उसकी नियुक्ति, स्थानांतरण, कन्फर्मेशन और जो है प्रमोशन, उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में जारी कोई आदेश, उसके संबंधित सारे आदेश राजपत्र में प्रकाशित होंगे। रुड़की से सरकार का राजपत्र निकलता है, जैसे प्राइवेट अखबार होते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे ही एक राजपत्र होता है, आपने देखा होगा दफ्तरों में आता है। तो राजपत्र में प्रकाशित होने का मतलब ये होता है कि आम जनता को सूचना मिल गई, गजट नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो एक कानूनी कल्पना है कि आम जनता को, जैसे कानूनी कल्पना है कि हर आदमी कानून जानता है ना। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना अपराध है, मुझे तो पता ही नहीं था हत्या करना अपराध है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा नहीं होता। कानून के बारे में ये धारणा है कि हर कोई जानता होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने बिजली की लाइन से कटिया लगा ली और ये कहे हमको तो पता ही नहीं था कि कटिया लगाना अपराध है। तो ऐसा वो तर्क नहीं ले सकता, क्योंकि हर कानून जो है वो राजपत्र में नोटिफाई किया जाता है। तो जैसे ही कोई भी कानून राजपत्र में, कोई भी नियमावली वो राजपत्र में जब नोटिफाई कर दी जाती है तो ये धारणा की जाती है कि हर किसी को जानकारी हो गई है, इंडिविजुअल तो जानकारी नहीं दी जा सकती। तो राजपत्रित अराजपत्रित, स्थायी अस्थायी एक वर्गीकरण और है कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं, वो है समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ, जिन्हें पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कहा जाता है। तो वो एक वर्गीकरण है। समूह ख 5400 ग्रेड पे, कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें 4800 वालों को भी जो है राजपत्रित बना दिया गया। तो समूह ख अक्सर 5400 ग्रेड पे वाले, समूह क 6600 ग्रेड पे और उससे ऊपर के 7600, फिर 8700, 8900, 10,000, 12,000 ऐसी जी। समूह ग में अराजपत्रित पद और जो है 4800 और उससे नीचे वाले पद, और समूह घ जो है जिसे क्लास 4 कहते हैं उसमें आपको पता है 2100, 1900 ये ग्रेड पे हैं। तो एक वर्गीकरण ये है। तो ये सब की आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी का कंसेप्ट क्या है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप सब कार्यालयों में कार्य करते हैं। तमाम कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र आपके सामने आते हैं, उन पर आपको नोट लगाना होता है, टिप्पणी लगानी होती है। ऊपर के अधिकारी कहते हैं कि हाँ भाई इनका मामला क्या है, इनकी फाइल लाइए। तो जब आपको पूर्ण जानकारी होगी तो आप बिल्कुल सही स्थिति जो है वरिष्ठ अधिकारी के सामने रखेंगे। और जो फील्ड से तमाम लोग जैसे आपके पास आए, फील्ड से आपके पास आए, फॉरेस्ट गार्ड आ रहे हैं बहुत दूर से, है ना, जंगलों में रह रहे हैं, वो आपके पास आए, उन्होंने कहा कि मेरा तो ये मामला है, तो आप उसको सही सलाह दे सकें, उसके मामले का सही ढंग से निस्तारण हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग मिसगाइड कर देते हैं सरकारी कर्मचारियों को। मिसगाइड करने से क्या होता है कि उनकी इलेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हों वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, मतलब कानूनी रूप से हमारी आशाएं जो हैं, जो भी हम आशा रखते हैं वो कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए। अवैध आशा हम नहीं रख सकते। ये आपको इन सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये पदों का जो आपको वर्गीकरण बताया, ये पदों के वर्गीकरण के आधार पर जो आपका जो दायित्व है, आप जो ऑफिस जो होता है ना, ऑफिस मेमोरी बैंक का काम करता है। ऑफिस जो है एक मस्तिष्क की तरह काम करता है।
क्योंकि ऑफिस से ही सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। सही आदेश निकले, त्रुटिपूर्ण आदेश न निकले। त्रुटिपूर्ण कार्रवाई होने से क्या होता है कि लिटिगेशन में मामला चला जाता है और फिर कर्मचारियों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, पीएसटी के चक्कर काटने पड़ते हैं। और कई कर्मचारी जिनकी इलिजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो भी चले जाते हैं हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में। अंत में क्या होता है, 7-8 साल लड़ते हैं और उनकी पिटीशन खारिज हो जाती है। क्यों? वो उसमें कोई बल ही नहीं था। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब संविधान में जब ये बात कह दी गई तो संविधान में एक अलग पार्ट रखा गया सरकारी सेवकों के बारे में, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए गए।